Yeah. So what we have seen बच्चा in the previous section, reconstruction, right? कि जैसे हिटलर के पास पावर आ गया था, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी रिकवरी की कि जितना उनका लॉस हुआ था उसे वो कैसे रिकवर करे, वो हम लोग ने देखा था। तो उन्होंने एक मिनट, तो उन्होंने वो कैसे स्टार्ट किया था, या उन्होंने वो कैसे स्टार्ट किया था, जो चार्ल्स सेज थे, राइट, सेज, उनको उन्होंने क्या दिया था, अपना इकोनॉमिक रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था कि आप जो है वो रिकवरी के बारे में देखो, क्या फुल प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे कंट्री में फुल प्रोडक्शन होना चाहिए कोई भी चीज का, और एम्प्लॉयमेंट भी कैसे होना चाहिए, फुल्ली होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कोई भी प्रोग्राम ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे या जो कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उनका फंडिंग जो है, उसका जो पैसा है वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। वैसा तो वैसे उन्होंने नए नए प्रोग्राम्स बनाए थे, एंड उनका मेन पर्पस क्या था, उनको उन्होंने सुपर हाईवेज बनाया। सुपर हाईवेज क्यों, अगर हाईवेज बनेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगा, एंड उस हिसाब से उन्होंने वॉक्स वेगन करके कार बनाई थी, कार इन्वेंट की थी। रिमेम्बर, मैंने आप लोग को वॉक्स वेगन का फोटो भी बताया था, याद आ रहा है, याद है लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ना, यू रिमेम्बर, वो जुनी जमाने की कार थी, दक्ष था, आई गेस, पार्थ नहीं थे उस यस टाइम। मैम। या ये देखो, ऐसी जो कार होती है ना, उस टाइम पे उन्होंने ऐसी वॉक्स वेगन ऐसी इन्वेंट की थी, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन बढ़े उस टाइम पे। वैसा फिर हम लोग ने देखा था कि उन्होंने क्या किया था, जो राइन लैंड है उसको रीऑक्यूपाई कर लिया था। इफ यू रिमेम्बर, राइन लैंड किसने ले लिया था, फ्रांस ने ले लिया था, तो वो उन्होंने वापस रीऑक्यूपाई कर लिया, वापस उसके ऊपर खुद का कब्जा जमा दिया। फिर एक हम लोग ने देखा था कि उसने क्या किया, खुद को लीग ऑफ नेशंस में से बाहर कर दिया। लीग ऑफ नेशंस क्या होता है बच्चा, जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, सारे कंट्रीज होती है, एंड उसमें आप लोगों को लॉज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसने क्या किया, हिटलर ने जर्मनी को वो लीग ऑफ नेशंस में से बाहर कर दिया था। क्यों, बिकॉज उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं रहना था, उसको खुद का डिक्टेटरशिप जमाना था। एंड फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि उसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का पार्ट बना दिया था। एंड कौन सा स्लोगन डाला था, एक स्लोगन डाला था, दैट वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। बस इतने में ही वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना और भी वो टेरिटरी जो थे वो बढ़ाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सुडेटलैंड था, सुडेटलैंड से लेके शेज़ोस्लोवाकिया, ये जो प्लेस है, ये हम लोग ने मैप में दिखाई थी, याद है, तो उसको भी क्या किया उसने, टेरिटरीज अपना बढ़ाने का कोशिश किया। वैसे तो ये सारा चीज हम लोग ने देखा था। इसके बाद हम लोग ने बच्चा देखा था कि इसमें क्या था, जो इंग्लैंड थी वो उनको क्यों सपोर्ट कर रही थी, बिकॉज उनको लग रहा था कि वर्सेल्स ट्रीटी जो थी उसमें जर्मनी का बहुत लॉस हुआ है, वो वर्सेल्स ट्रीटी उनके लिए बहुत हार्श थी, एंड इसीलिए इंग्लैंड जो थी वो भी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी ये सारी चीजों में। यहाँ तक हम लोग ने देखा था, दिस फर्स्ट पैराग्राफ वाज क्लियर, राइट। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब देखो क्या है, हिटलर डिड नॉट स्टॉप हिम। Shazid had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. अब क्या हुआ था, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक करने के लिए उसने किसको रखा था, जालमर सेशिस को, राइट। पर उसने क्या किया, देख अभी वो उसका ये है ना पर्सन जो पूरा फाइनेंस देख रहा है, तो उसने हिटलर को एडवाइस किया था कि आप जो सारा पैसा है ना वो किसमें आप लगा रहे हो, रीआर्मेंट में लगा रहे हो ना। बच्चा, रीआर्मेंट क्या होता है कि जब आप वेपन्स बनाने के लिए या बॉम्ब्स गन्स ये सब बनाने के लिए जब आप पैसा डालते हो ना, उसे हम बोलते हैं रीआर्मेंट। तो ये हिटलर क्या कर रहे थे कि जो सारा पैसा बच रहा था ना वो सारा ही वो ये रीआर्मेंट में डाल देते थे। अब सोचो कितना लॉस हो रहा है इससे। अभी समझो मैंने एक बॉम्ब बनाया, ठीक है, वो बॉम्ब क्या हुआ, मैंने दूसरे कंट्री में फेंक दिया, अरे पर वो बॉम्ब मेरा लाखों लाखों का बॉम्ब था, लाखों रुपए मेरे वेस्ट गए, और बॉम्ब क्या कहीं पे गिरा नहीं गिरा, कहाँ पे कुछ लॉस हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। तो ये हिटलर यहाँ पे रॉन्ग जा रहे थे, तो उनके जो ये थे, जो जालमर थे, उन्होंने उनको, ये जालमर ही ना,
यस, जो उनके जालमर सेजर्स थे उन्होंने उनको क्या एडवाइस किया कि आप सारा पैसा क्या रियारमेंट में मत डालो। क्यों? बिकॉज स्टेट जो है वो पैसों के कमी में जा रहा है। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मतलब इतना पैसा हमारे पास नहीं है, डेफिशिएंट मतलब कमी होना। तो जो पैसा है उसका कमी है हमारे स्टेट में, इसीलिए आप पूरा पैसा रियारमेंट में मत डालो। Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Chaucer had to leave. पर ये हिटलर जो था वो तो उसकी बात सुनता ही नहीं था। उसने फुल ऑन ये जो शेसर थे उनको क्या किया, इग्नोर किया। एंड फिर उसको भी गुस्सा आया शेसर को कि भाई मैं इसको इतना समझा रहा हूँ, पैसा मत वेस्ट कर, तो भी ये वेस्ट करे ही जा रहा है। तो वो वहां से निकल गए। उन्होंने बोला मुझे आपका इकोनॉमी रिकवरी नहीं देखना है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वैसे बोल के वो चले गए। अब देखो क्या हुआ। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी हिटलर ने क्या किया, देखो यहाँ पे ही बच्चा पूरी स्टोरी है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, इतना इतने ही पैराग्राफ में, ये वाले पूरे पेज में। तब क्या किया हिटलर ने, उसने बोला कि मैं अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया ना, जो उसका इकोनॉमी रिकवरी वाला पर्सन था जो उसको एडवाइस देता था, जो सारी पॉलिसीज बनाता था, उसको तो उसकी बात नहीं सुनी तो वो चला गया। तो मतलब क्या, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था उन लोग के पास। तो अभी उसने क्या किया, वॉर ऐसा सोचा। उसने बोला कि अगर मैं वॉर करूंगा ना तो वॉर से क्या मैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक कर पाऊंगा। ये किसका सोच था बच्चा, ये सोच हिटलर का था। तो उसने क्या किया देखो, रिसोर्सेस वर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी। उसकी ये एक थिंकिंग थी ना हिटलर की, ये मुझे बड़ी ही बेहुदा लगी। उसे क्या लगता था देखो बच्चा के, उसको लगता था कि अगर मैं मेरा टेरिटरी बढ़ाऊंगा, मतलब क्या, अगर मैं लोगों का बाकी सारे कंट्रीज पे मेरा कैप्चर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास रिसोर्सेज आएगी। ये उसकी थिंकिंग थी। सी यहाँ पे लिखा है, रिसोर्सेज वर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उसे लगता था कि मैं जितनी टेरिटरी मेरी बढ़ाऊंगा, जितने लोगों पे मेरा कंट्रोल करूंगा, जितनी स्टेट्स पे मेरा कंट्रोल करूंगा, उससे क्या होगा, मेरा रिसोर्सेस उतना बढ़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? इतना समझा बच्चा? कोई डाउट अब तक? या यस मैम, ओके, देखो अभी देखो। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। क्या किया, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेड किया, मतलब क्या, खुद का रूल बना दिया। ये देखो यहाँ पे, इफ यू सी इन मैप, ये पार्ट बच्चा जर्मनी, तो ये जो यहाँ पे पोलैंड है, तो इन्होंने ऐसा अपना रूल बनाना स्टार्ट किया। ये जर्मनी ने राइट हैंड साइड मतलब टुवर्ड्स ईस्ट साइड अपना क्या किया, अपना टेरिटरी बढ़ाने का कोशिश किया। यहाँ पे इफ यू सी, ये साइड यहाँ पे जर्मनी है इन येलो स्किनिश कलर, एंड यहाँ पे ग्रीन में यू हैव पोलैंड। तो इन्होंने क्या किया, अपना ऐसे राइट साइड अपना टेरिटरी बढ़ाने का कोशिश किया 1939 में। अब आप सोचोगे, यहाँ पे आपको एक बेसिक डाउट आना चाहिए कि मैम जर्मनी ने मतलब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, पोलैंड क्या कब्जा किया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, this started a war with France and England। क्या बताया यहाँ पे, हाँ समझा मैम, आपको? पोलैंड का ये कवर किया तो इंग्लैंड के साथ क्यों वॉर हुआ? यस, थैंक यू। यही डाउट आना चाहिए किसी भी बच्चे को कि मैम जर्मनी ने तो पोलैंड के साथ एक्सटेंड किया, पोलैंड पे अपना रूल बना, तो फ्रांस और इंग्लैंड क्यों आया बच्चा? बिकॉज यहाँ पे एक चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं बताई गई। देखो, जब पोलैंड मतलब क्या होता है, सी अभी जैसे पोलैंड है ना, तो पोलैंड ने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ ये किया रहता है, एक ट्रिटी साइन की रहती है, या एक आप एक कमिटमेंट बोल सकते हो कि ऐसा होता है कि तीनों ही एक कमिटमेंट साइन करते हैं या एक ट्रिटी रहती है कि अगर तीनों में से ही किसी के भी ऊपर खतरा आया तो हम तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे। समझा? यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या है, फ्रांस एंड इंग्लैंड है। एंड अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे हम लोग ने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड क्या कर रहा था, इन सबको सपोर्ट कर रहा था। देखा मैंने यहाँ पे बताया, सी यहाँ पे इंग्लैंड अनस्पोकन सपोर्ट दे रहा था जर्मनी को। क्यों? बिकॉज उनको लग रहा था कि ये ट्रिटी हार्श थी। तो पहले जब इंग्लैंड जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, फिर जर्मनी के खिलाफ लड़ा क्यों? यहाँ पे देखो ना, इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ। तो यही मैं बता रही कि पोलैंड
फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों ने एक ट्रीटी साइन की होती है कि हम तीन कंट्री में से अगर कोई भी कब्जे मतलब कोई भी प्रॉब्लम में आया तो हम तीन एक साथ आके उसका सामना करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो जर्मनी ने क्या किया, Yes, ma'am. जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। अभी पोलैंड पे अटैक किया तो तीन कंट्री है ना, फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड, तो पोलैंड पे खतरा आ गया तो फ्रांस और इंग्लैंड आए उसको बचाने के लिए। मतलब क्या, दोस्ती रहती है ना, अपन दोस्ती निभाते हैं ना, वैसे इन्होंने इन तीनों ने कंट्रीज ने भी क्या किया था, दोस्ती की थी, तो अभी वो लोग निभा रहे थे उसको, समझा? इसीलिए जर्मनी जब पोलैंड को अटैक करती है तो किसके साथ उसका वॉर स्टार्ट हो जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। आर यू गाइस गेटिंग इट? Yes, ma'am. अभी आप या बच्चा भी देखो यहाँ पे मैप में समझो, देखो जर्मनी ने यहाँ पे राइट साइड पोलैंड पे अटैक किया, बराबर, बट इसको पोलैंड को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रांस, जो यहाँ पे है जर्मनी के लेफ्ट साइड में, एंड यू हैव इंग्लैंड जो यहाँ पे है, यूके। अब देखो जर्मनी ऐसे अटैक कर रहा है और ये दो पीछे से अभी उसको ऐसे अटैक करेंगे, राइट? इतना घूम फिर के ऐसे थोड़ी आएंगे पोलैंड के पास कि हाँ भाई चल अपन तीनों अटैक करते। ये दोनों यहाँ Yes, पे ma'am. है, राइट? तो ये दोनों यहाँ से अटैक कर रहे हैं उसको, समझा अभी क्या सिचुएशन है? Yes, ma'am. समझा। या मतलब मैम जर्मनी को दोनों साइड पे फेस करना पड़ रहा है ना खतरा मैम? था, या ये लोग ने एक साइड राइट पे पोलैंड पे अटैक किया, बट उनका जो अभी वेस्टर्न पार्ट था, ये वाला पार्ट, अभी यहाँ पे भी उनको लोगों को, आर्मी को रखना पड़ता था मैम वैसे। उनको पोलैंड लेना भारी पड़ेगा। हाँ, पोलैंड पे अटैक करना भारी पड़ गया वैसा। तो अभी देखो क्या हो गया है, अभी इतने में जर्मनी तो चुप बैठने वाला नहीं, मतलब जो हिटलर है वो चुप बैठने वाला नहीं, उसको भी पता है फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड तीनों एक साथ आ गए। तो उसने क्या किया देखो, उसने भी 1940 में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया था। ट्राइपार्टाइट, ओके, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, राइट? वी से आर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया था जर्मनी ने, किसके साथ, इटाली और जापान के साथ। तो जैसे ऊपर ये तीन कंट्रीज एक साथ आ गई, पोलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड, यहाँ पे कौन एक साथ आ गया, वी हैव जर्मनी, इटाली एंड इटली जापान। एंड जापान। या बिकॉज इन्होंने भी ऐसी ही एक ट्रीटी साइन की थी कि भाई जब हम पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या हम तीनों एक साथ रहेंगे वैसे। तो जैसे जर्मनी पे प्रॉब्लम आया, फ्रांस और इंग्लैंड साथ में आ गए, तो जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए कौन साथ में आ गया, इटाली एंड जापान साथ में आ गया। तो इससे क्या हो गया, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। तो हिटलर को लगा नहीं नहीं मैं तो जीत ही जाऊंगा, इतने अच्छे खासे जापान है, इटली है मेरे साथ, तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। उसका वैसा क्लेम था, क्लेम मतलब उसका ऐसा मानना था कि नहीं मैं जीत जाऊंगा। Puppet regimes, supporters of Nazi Germany, were installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was the pinnacle of his power. जर्मनी ने क्या किया बच्चा, installed a large part of Europe। कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये जो यूरोप का पार्ट था ना, वो सबसे ज्यादा उसने ये कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था हिटलर का। तो 1940 तक हिटलर वाज अ पिनाकल ऑफ हिज पावर। पिनाकल क्या होता है बच्चा, पिनाकल मतलब एकदम फोर फ्रंट में थे वो अपने। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, या अगर हम ऐसे एक बार ग्राफ पकड़ के चले, ये या तो ये देखो यहाँ पे 1939 में हम लोग ने क्या देखा, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, बराबर। यहाँ पे 1939 में, प्लीज मेरा ये अवॉइड करना हैंड ड्राइंग, बिकॉज मैं इससे कर नो रही हूँ ना। मैम इट्स ओके। या मतलब मेन क्या है, मेरे को आप लॉजिक समझो, बस इतना है। तो देखो 1939 में क्या किया, इसने जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। तो ये 1939 में जर्मनी का ये पोलैंड पे अटैक हुआ। तो 1940 में जर्मनी, इटाली, जापान एक साथ है। और 1940 यहाँ पे हिटलर वाज द पिनाकल। पिनाकल मतलब जितना पावर उसके पास था वो सारा ही अभी उसके पास था। पिनाकल मतलब एकदम फोर फ्रंट, सबसे आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका क्या हो रहा था, ये पावर ऐसे रेज हो रहा था हिटलर का। 1939 से 40 में वो एकदम ऊपर था, मतलब क्या उसकी पिनाकल एकदम सबसे ज्यादा पावरफुल वही था वैसा।
अब देखो क्या हुआ। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पे बच्चा वो गलती कर बैठता है, ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है। क्या गलती करता है देखो, मैं बताती हूँ क्या बताया। अभी जैसे हम लोग ने पहले देखा, मैंने बोला उसकी एक चीज मुझे पसंद नहीं है, क्या? एक्सपांशन ऑफ टेरिटरी। उसे लगता है मैं जितनी टेरिटरी बढ़ाऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। तभी पोलैंड को तो उसने ले ही लिया था अपने कंट्रोल में, बट अब उसे क्या लगा, उसका एक ख्वाहिश था, लॉन्ग टर्म एम, मतलब उसका एक एम था पहले से कि मुझे ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करना है। तो अगर इफ यू सी बच्चा, ईस्टर्न यूरोप मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट इज नोन एज ईस्टर्न यूरोप। ये मतलब होता है मैम पोलैंड के जस्ट बाजू में ना? या ये पूरा मैप है ना आपका यूरोप का। हमारा इंडिया का जैसे पूरा मैप है, ऐसे ये पूरा मैप बच्चा यूरोप का है। एंड ईस्टर्न पार्ट ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट आ जाता है ईस्टर्न। तो अब उसने यस मैम। जर्मनी ने पोलैंड को तो कब्जे में लिया है, अब उसको आगे जाना था और ईस्टर्न यूरोप को भी कब्जे में लेना था। मतलब उसका मानना क्या था कि ये इतना पूरा मैं खुद के रूल में कर लूंगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? यस मैम। या देखो यही पे वो यस बड़ी मैम। गलती। यस देखो, he wanted to ensure food supplies and living space for Germans। उनको क्या इंश्योर करना था कि जो सारे जर्मन्स है मेरे, उनका एक फूड सप्लाई होना चाहिए और एक लिविंग स्पेस उनके लिए होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। ये बच्चा माफ करो, सॉरी ये नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्या किया उसने, ये उसने सोवियत यूनियन को अटैक किया। अभी सोवियत यूनियन कौन है? सोवियत यूनियन यही जो ईस्टर्न पार्ट है, रशिया वाला पार्ट। सोवियत यूनियन का बच्चा एक सिनोनिम आप पकड़ सकते हो, रशिया। ओके, तो सोवियत यूनियन पकड़ो या रशिया पकड़ो, जो भी पकड़ो एक ही है। तो उसने क्या सोचा कि मैं अभी रशिया पे मेरा रूल बढ़ाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने अटैक किया सोवियत यूनियन को। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and Eastern Front from the powerful Soviet armies। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, अब उसने दोनों साइड उसका ये हो गया ना। यहाँ पे तो वेस्ट में वो क्या कर रहा था, इनको तो फेस कर ही रहा था, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को, बराबर। बिकॉज पोलैंड पे हमला किया था तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम उसके अगेंस्ट थे। अब ये लोग ने यस पोलैंड मैम। को तो पावर में रख लिया, मतलब बट मतलब मैम। ये जो ईस्टर्न था अभी जैसे उसने इसके ऊपर अटैक किया सोवियत यूनियन पे, तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, वो लोग भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया वैसा। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम मतलब फ्रांस और इंग्लैंड उन पर 1940 तक अटैक करते जा रहे थे। क्या बता रहे हो? मतलब हाँ मैम वो तो 19। या वो कंटिन्यू ही था ना, बिकॉज पोलैंड को ले लिया था ना। और जब तक पोलैंड को लिया है, कब तक ये जो फ्रांस और इंग्लैंड है वो उसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। ओके मैम, समझा। वैसा या तभी क्या हुआ देखिए, हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वेस्टर्न फ्रंट में उसका एरियल बॉम्बिंग हो रहा था। एरियल बॉम्बिंग मतलब क्या बच्चा, हवा से ऊपर से बॉम्बिंग करते हैं, ऊपर आते हैं। यहाँ पे फोटोज नहीं है ना आप लोग में। एरियल बॉम्बिंग ड्यूरिंग, मतलब ये लोग क्या करते हैं पता है, एयरक्राफ्ट से आते हैं एंड ये करते हैं, बॉम्ब्स फेंकते हैं वैसा। देखो अगर पिक्चर होगा ना तो मैं बताती हूँ। या हाँ मतलब अगर आप मैम, जैसे देखो जापान बेसिकली, के ऊपर हिरोशिमा में ना गिराया था बॉम्ब। या वो भी है, यही पार्ट आगे भी आएगा अभी देखो। तो ये देखा, ऐसे ऊपर से हवा में से फेंकते, क्या फेंकते, बॉम्ब फेंकते। तो एक साइड इनके पास ये हो रहा था, वेस्ट में जो इंग्लैंड और फ्रांस थे ना, वो लोग ये कर रहे थे, उनके साथ क्या कर रहे थे। एक ही मिनट है, मेरा बैटरी ड्रेन हो गया लैपटॉप का, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो एक साइड क्या हो रहा था, एक साइड ये लोग यूके, फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस यहाँ से बॉम्ब अटैक कर रहे थे, वेस्ट साइड हो गया। और ईस्ट साइड क्या हो रहा था देखो,
एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। एंड इसे लगा कि मैं सोवियत यूनियन पे अटैक कर दूंगा तो पोलैंड की तरह ये लोग भी हल्की रहेगी, एकदम ठंडी रहेगी, ये लोग मुझे कुछ करेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसने यहाँ पे सोवियत यूनियन पे अटैक किया, पावरफुल सोवियत आर्मीज ने क्या किया, ये लोग यहाँ से उसको अटैक करने लगे। अभी इस चक्कर में क्या हो रहा था, हिटलर को यहाँ पे भी सोल्जर्स रखने पड़ रहे थे ईस्टर्न साइड पे, उसको यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे भी सोल्जर्स रखने पड़ रहे थे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रांस एंड यूके। इतना समझा है बच्चा लोग? यस मैम। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After the Soviet Red Army honored out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern for half a century thereafter. अब क्या हो गया देखो यहाँ पे, the Soviet Red Army inflicted a crushing and a humiliating defeat on Germany at Stalingrad. अभी ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग भी बहुत होशियार थे। ये लोग यहाँ पे थे ना ईस्टर्न साइड, तो ये लोग यहाँ से डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे जर्मन पे। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे आके ऐसे खड़े हो जाते थे, ये वाले पार्ट पे तो जर्मन सोल्जर्स अटैक करते थे। तो ये यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं ना बच्चा, वो पीछे साइड चले जाते हैं, तो ये लोग आगे आते हैं ना मारने को। भी ये लोग पीछे गए तो ये लोग आगे आएंगे ना। गेटिंग इट? यस समझा? मैम। या तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग वापस पीछे जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इन शॉर्ट ये लोग जर्मन सोल्जर्स को जर्मनी के बाहर से खुद के कंट्री के अंदर लेके आते थे। अब अंदर आ गए तो ऐसा क्या है, सादा रास्ता, ये तो मैप में अपन को इतना छोटा दिख रहा है ना, असल में कितना बड़ा होता होगा ये प्लेस। तो ये लोग क्या यस करते मैम। थे, जब तक सोल्जर्स अंदर आते थे ना, इनके सारे वेपन्स, खाना पीना, एनर्जी सब कम हो जाता था। एंड जैसे वो लोग यहाँ पे आ जाते थे, अब उनके पास कुछ नहीं रहता था। फिर ये लोग इनकी बराबर से लेते थे, फिर उनकी मतलब बराबर से उनको परेशान करके सोल्जर्स को उन्होंने परेशान करके हरा दिया। तो वैसे जर्मनी अपना ईस्टर्न साइड पे सोवियत यूनियन से हार गया। समझा यहाँ तक? यस मैम। ये हमेशा अगर आप देखोगे ना, या आप हमेशा देखोगे ना, तो यूरोप का यही स्ट्रैटेजी होता है, रशिया का। तो वो सिंस वो लोग एरिया वाइज पड़े हैं ना, तो वो लोगों को अंदर अंदर बुला के फिर उनका पूरा एनर्जी ड्रेन करके फिर उनके ऊपर अटैक करते थे। तो यहाँ पे भी वही हुआ सी के आर्मी ने क्या किया, क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिंगराड आफ्टर द सोवियत रेड आर्मी, मतलब वही जो सोवियत यूनियन है उनकी आर्मी। They were honored of the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, के जब तक वो एकदम अंदर तक नहीं पहुंच जाते थे ना, तब तक वो जर्मन सोल्जर्स को बुलाते थे। बर्लिन मतलब वहां का ये वाला प्लेस है ना, इधर बर्लिन आता है, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जब तक ये लोग अंदर तक नहीं आते थे तब तक सोल्जर्स को ये लोग बुलाते थे। And establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century away, मतलब क्या, खुद का ही रूल उन्होंने रखा ईस्टर्न साइड के, खुद हमारा खुद का ही रूल होना चाहिए, कोई हम पे आना नहीं चाहिए। तो ये तो पार्ट हो गया बच्चा ईस्टर्न साइड का। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया कि पोलैंड तक ही कर पाए, सोवियत यूनियन को कर नहीं पाए। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा था। Meanwhile, the USA had अभी आपको एक भी डाउट आया होगा कि मैम ये तो सिर्फ एक दो कंट्री ही लड़ रही है ना, तो इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाम क्यों दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा था, बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे तो एक दो ही कंट्री है, फिर इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों नाम दिया गया बच्चा। तो देखो आगे आगे धीरे धीरे सारे कंट्रीज आती, अभी देखते हैं हम। Meanwhile, the USA had resistant involvement in the war. It was unwilling to once again face all the problems that the First World War has caused. ठीक है, यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जीत गया था, बट बच्चा वो क्या कर रहा था, वो रेसिस्ट कर रहा था खुद को। मतलब ये सारा चीज हो रहा था ना, तो वो यूएसए क्या कर रहा था, वो सेफ साइड प्ले कर रहा था, उसको ये सब चीज में नहीं घुसना था। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो सारा नुकसान हुआ है, वो लोग भले ही वॉर जीत गए थे, बट बच्चा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आती है ना आपको, पैसों वाइज प्रॉब्लम्स होती है, खाना वाइज प्रॉब्लम होता है, प्रोडक्शन वाइज प्रॉब्लम होती है। एंड इन सब लॉसेस के वजह से यूएसए जो था वो क्या था, वो अनविलिंग था, उसको मन नहीं था कि मैं ये सारे वॉर्स में
पार्ट लू, इसीलिए यूएसए इसमें पार्ट नहीं ले रहा था। सी, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो लोग को नहीं रहना था वॉर में, पर क्यों ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाए? लेट अस सी। Japan was expanding its power in the east. It has occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. अब क्या हो गया, जो जापान था ना उसने ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पे है क्या, वाले मैप में नहीं, ठीक है, नो इश्यूज। बट जापान क्या कर रहा था बच्चा, देखो यूएसए को पार्ट नहीं लेना था, बट जापान के बारे में क्या पता है कि जापान अपनी टेरिटरीज ईस्ट की तरफ एक्सपांड कर रहा था। उसने ऑलरेडी फ्रेंच का जो इंडो चाइना था उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। एंड अब वो क्या सोच रहे थे कि जो यूएस के नेवल बेसिस होते हैं ना उसके ऊपर भी मैं मेरा कंट्रोल करूँ। नेवल बेसिस मतलब जो पूरा शिप का रूट हो जाता है ना, वो सारे पे मैं मेरा कंट्रोल करूँ। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. ऊपर हम लोग ने देखा यूएसए को इच्छा नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घुसने की, बट फिर ऐसा क्या हुआ, तो जापान जो थी उसने क्या किया, उसने हिटलर को सपोर्ट किया। वाई? बिकॉज यहाँ पे दोस्ती निभा रहा है। देखो यहाँ पे जापान, जर्मनी और इटाली है ना, 3 पार्टी पैक्ट, रिमेम्बर? जैसे ये तीनों ने भी दोस्ती की थी ना, जैसे Yes, ऊपर वालों ने किया। तभी यहाँ पे क्या हो गया, जर्मनी पे अटैक हुआ तो जापान ने क्या किया, अपना दोस्ती का हाथ आगे, मतलब अपनी दोस्ती निभाई। तो उसने क्या किया, देखो जापान ने हिटलर को आगे सपोर्ट करते हुए यूएसए पे क्या किया, यूएसए का जो पर्ल हार्बर एक प्लेस है बच्चा, उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो पागल था जापान, अब खुद वो इतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे जितना यूएस स्ट्रांग था। एंड इसमें क्या हो गया, खुद ही फंस गई। जर्मन तो ठीक है चलो, हिटलर तो बाजू में रहा, पर खुद ने ये लोग ने, जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया। फिर यूएस शांत तो बैठने वाला था नहीं, उसको आया गुस्सा। एंड फिर यूएस ने क्या किया, यूएस ने एंट्री की सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat. Okay, May 1945 में ये लोग हार जाते हैं, हिटलर तो गंदा वाला हार जाता है। एंड द यूएस ड्रॉपिंग, अभी यूएस को गुस्सा आया ना, तो हमको घुसना नहीं था वॉर में, बट जापान ने क्या किया, जापान ने बीच में मस्ती की, हमारे पर्ल हार्बर पे अटैक किया। तो जबकि यूएस थोड़ी चुप बैठने वाला है, तब जाके यूएस ने बच्चा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डाला था। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। इज इट क्लियर बच्चा? एवरीवन समझा है क्या चीजें हो रही है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, किस किस कंट्री ने पार्ट लिया, Yes, ma'am. कौन कौन किसे सपोर्ट कर रहा था? यस, तो ये पूरा हम लोग को इन्होंने पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बता दिया। From this brief account of what happened in the Second World War, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war। तो ये सब चीज तो बच्चा हम लोग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ लिया। बट अगर आपको याद हो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो राइज, डाउनफॉल, हिटलर का सारा ही चीज हम लोग ने देख लिया। बट हम लोग ने नाजिज्म के बारे में इतना नहीं पढ़ा कि क्या था। एक बार ना हिटलर पावर में आया तो उसने क्या किया, लोगों को कैसे परेशान किया, कैसे नाजिज्म बना, क्या था, वो सब हम लोग ने नहीं देखा। तो वो अब हम देखेंगे। सी, द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू मतलब नाजी ने, मतलब हिटलर का जब पावर में हिटलर था तो वो कैसे उसने लोगों को परेशान किया था। अगर आपको पता है, हिटलर का एक नेगेटिव लुक से ही लोग देखते हैं, राइट? ऐसा कोई पॉजिटिव अच्छा बंदा तो ऐसे कोई दिखता नहीं है। तो उसने ऐसा क्या काम किया था कि लोग उसको नेगेटिव अप्रोच से देखते थे, वो सारा चीज अब हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर बच्चा? समझ रहा है क्या क्या हो रहा है चैप्टर में? कोई भी टाइप का Yes, ma'am. कंफ्यूजन नहीं है ना? No, ma'am. ओके,
चलो अभी नाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में पढ़ते हैं. The crimes that Nazi committed were linked to a system of belief and a set of practice. तो जो सारे नाजी ने क्राइम किए हैं ना, उनको क्या लगता था कि नहीं हम सही कर रहे. क्यों? बिकॉज ये एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब क्या होना ही चाहिए हर एक कंट्री में. ऐसे उनका क्या था, ऐसे उनका मानना था, ऐसे उनका बिलीफ था. क्या था वो बिलीफ, हम देखते हैं. Nazi ideology was synonymous with Hitler's worldview. According to this, there was no equality between people, but only a radical hierarchy. Okay, हिटलर ने क्या किया था बच्चा, कि लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं रखी थी. जब वो पावर में आया तो उसने क्या किया, रेशियल हायरार्की किया. सॉरी ना, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियल? बेसिक, जैसे हम रेसिज्म बोलते हैं, वही उसने किया. रेशियल हायरार्की मतलब क्या, चलो हम देखते हैं कि किसको ज्यादा रेशियल मतलब फेसेस के बेस पे, बाहर के लुक के बेसिस पे लोगों को उसने वैल्यू दिया. सो इन दिस व्यू, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप. तो उसने किसको टॉप पे रखा बच्चा? अभी रेसिस बोलते हैं ना, नॉर्डिक जर्मन, क्या पढ़ा, नॉर्डिक जर्मन आर्यन. देखिए मैं आपको फोटो बताती हूँ. यस, या तो देखो उसका मानना क्या था. अभी रेसिज्म बोला ना मैंने, मतलब क्या, आउटर बिहेव, मतलब लोगों के बाहरी दिखावे पे, जैसे वो दिखते हैं उसके बेसिस पे उसने लोगों को क्लासिफाई किया था. तो उसके हिसाब से अगर कोई पर्सन ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड मतलब क्या, कि उनका जो बाल है ना वो ऐसा गोल्डन टाइप में है, एंड अगर उनकी आंखें ब्लू आइड है, मतलब उनकी आंखें ऐसी ब्लू है, एंड अगर मतलब इनके पास ये दो क्वालिटी है, ब्लॉन्ड है गोल्डन बाल वाले एंड ब्लू आईज वाले है, तो उनको उसने क्या किया, उनको टॉप पे रखा. उनको क्या बोलते थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस. उनको क्या नाम दे दिया, नॉर्डिक जर्मन आर्यन. एंड उनको सोसाइटी में सबसे टॉप पे रखा. अब वो कैसे दिखते थे, ये देखो यहाँ पे, ऐसे गोल्डन बाल वाले, और अगर आप ऐसे आंखें देखो तो इनकी आंखें कैसी ऐसी ब्लू है, वैसा. गेटिंग इट? समझ रहा है बच्चा? हेलो. यस या तो उसका मानना था ऐसे अगर ब्लॉन्ड हेयर वाले होंगे और ऐसे ब्लू आईज वाले अगर होंगे ना, तो उसको वो टॉप पे रखते थे. उनको क्या नाम दे दिया था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन. और जूविश को उन्होंने क्या किया था, जूविश वर लोकेटेड एट द लोएस्ट टर्म. जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा, तो जूविश लोगों को इन्होंने बहुत, नाजिज्म ने बहुत परेशान किया, तो जूविश को उन्होंने सबसे नीचे एकदम लोएस्ट पे रखा था, वैसा. तो सबसे पहले सोसाइटी में से पता चला, सबसे पहले किसको रखा था, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जो ब्लॉन्ड होने चाहिए, जिनकी आईज ब्लू होनी चाहिए, एंड सबसे नीचे उन्होंने रखा था जूविश लोग. They came to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryans. और ये जो जूविश थे उनको उसने क्या नाम दे दिया, एंटी रेस. एंटी मतलब अगेंस्ट, और रेस मतलब हमारे रेसिज्म के अगेंस्ट है ये लोग, वैसा. एंड आर्च एनिमीज के, ये हमारे दुश्मन है आर्यंस के, वैसा उनको नाम दे दिया. ऑल अदर कलर्ड पीपल, अभी ठीक है, अब ये ब्लू आईज वाले, ब्लॉन्ड वाले तो ठीक है, पर बाकी के जो नॉर्मल दिखते होंगे, जिनके काले बाल हो गए, सफेद बाल हो गए, जिसकी आंखें काली होगी, वो सब तो क्या ना, वो लोग कहाँ पे जाएंगे. सो ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. जैसे मैंने बोला, बाहरी दिखावे पे उन्होंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो जैसे उनके एक्सटर्नल फीचर्स थे, तो देखने में कैसे थे, उस हिसाब से उसने सोसाइटी में लोगों को प्लेस किया था. Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. अभी उसको क्या लगता था कि चार्ल्स डार्विन, अगर आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक थियोरी एक्सप्लेन की है. किसी को पता है चार्ल्स डार्विन ने क्या थियोरी एक्सप्लेन की? आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा बचपन में. डू यू रिमेम्बर चार्ल्स डार्विन की क्या थियोरी है बच्चा? अरे नो नहीं पता? ओके, दोनों को भी नहीं. पार के एक फोटो रहेगा ना, तो या ठीक है, चलो मैं बताती हूँ. यस,
तो चार्ल्स डार्विन, देखो डार्विन was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolve। एक मिनट है, मैं चार्ल्स डार्विन थियोरी प्लांट करूंगी ना तो शायद वो फोटो आ जाए। हम लोग ने स्कूल डेज में पढ़ा। हम्म, 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 हम्म। अरे यार ये कुछ बोलता बोलता ही यार, जो मेरे को चाहिए। ह्यूमन, चार्ल्स डार्विन, रेस थियरी। ठीक है चलो, मैं एक आपको नॉर्मल एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको समझेगा। देखो चार्ल्स डार्विन क्या थे बच्चा, वो थियोरी देते थे, पर वो किसके ऊपर देते थे, ये बात नोट किया जाए, ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे ही थियोरी देते थे। उनका मानना क्या था कि लोग कैसे रहेंगे, लोग नहीं सॉरी, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड। मैंने प्लांट्स लिखा ना, एक मिनट, यहाँ पे मुझे एनिमल्स लिखना चाहिए। एक मिनट, चार्ल्स डार्विन। आप लोग ने सच्ची बचपन में नहीं पढ़ा क्या उनका, ये क्या था कि वो बोलते थे ना कि जैसे नेचुरल बेसिस पे ही लोग रहेंगे, वैसे उनका मानना था। अ, ही हाँ हाँ ये वाला, समथिंग लाइक दिस वुड हेल्प। यस यस इट्स परफेक्ट। तो देखो उनका क्या था, डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि वो थियोरी देते थे प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे, एंड वो क्या बताते थे कि कैसे कैसे उनका इवोल्यूशन होना चाहिए, कैसे उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। मतलब ये क्या, ये वाला पिक्चर देखो, उनका मानना था कि अगर सपोज ये ऐसे 3-4 एनिमल है सपोज, एंड यहाँ पे ऊपर कोई एक प्लांट है, ओके अब ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनकी हाइट में डिफरेंसेस है, क्योंकि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप भूल जाओ, ये वाला प्लांट भूल जाओ, सपोज खाली ये एक ही प्लांट है एंड यहाँ पे ये 4 लोग हैं, तो किसको बच्चा वो प्लांट खाने को इजीली होगा, बताओ मेरे को। 4 ऐसे एनिमल्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये वाला प्लांट आप भूल जाओ, ये 4 जिराफ है, तो किसको खाने को होगा इजीली। मैम चौथे वाले को। हाँ बच्चा, सेशन विल गेट ओवर इन 1 मिनट, तो वापस ज्वाइन करना। यस, चौथे वाले को, क्यों, बिकॉज उसका हाइट बड़ा है तो वो इजीली वो खा पाएगा। बाकी के ये 3 क्या, इसकी हाइट छोटी है तो इनको जरा मेहनत करना पड़ेगा, बराबर ना। समझा है ये वाला पार्ट, ये यस लॉजिक समझा। या 1 मिनट, अपना सेशन खत्म होने के बाद अपन वापस स्टार्ट करते हैं। यू गाइस कैन लीव और वापस ज्वाइन करो बच्चा।